नमस्कार। डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं खास प्रोग्राम जनादेश, जिसमें हम दो राज्यों के विधानसभा चुनावों की बात इन दिनों कर रहे हैं। एक तो जम्मू कश्मीर और दूसरा हरियाणा। जम्मू कश्मीर के लिए आज बड़ा दिन था, क्योंकि वहां पहले चरण के लिए 24 सीटों पर मतदान आज संपन्न हुआ और इसके बाद हरियाणा में जो है वो चुनाव प्रचार चरम पर है। तो इन दोनों राज्यों की खबरें आपको हम दिखाएंगे, साथ ही जुड़ेंगे अपने संवाददाताओं से, उन संवाददाताओं से जो ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। मैं हूं लालचंद्र सिंह। तमाम चुनावी खबरें देखेंगे, लेकिन सबसे पहले इस समय की चुनावी हेडलाइंस। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण में बम्पर वोटिंग। पोलिंग बूथ पर मतदान के लिए उमड़े लोग। चुनाव आयोग के ताजा आंकड़ों के अनुसार 5 बजे तक 58% से भी ज्यादा हुआ मतदान। सबसे ज्यादा किश्तवाड़ में 77% वोटिंग। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए विस्थापित कश्मीरी पंडितों के लिए दिल्ली में भी हुई मतदान की व्यवस्था। 10 साल बाद हो रहे चुनाव के लिए विस्थापित कश्मीरियों में देखा गया खासा उत्साह। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी किया अपना घोषणा पत्र। कांग्रेस ने 7 वादे पक्के इरादे के नाम से जारी की 7 गारंटी। तो भाजपा ने कहा सिर्फ घोषणा ही करते हैं, पूरा नहीं करती कांग्रेस। और विकसित हरियाणा विकसित भारत के संकल्प के साथ भाजपा का धुआंधार प्रचार अभियान जारी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल रोहतक में जारी करेंगे बीजेपी का संकल्प पत्र। तो ये थी चुनावी हेडलाइंस और अब देखते हैं चुनावी खबरों को विस्तार से। और सबसे पहले सबसे बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां आज जमकर जमहूरियत का जबरदस्त जश्न मनाया गया। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। चुनाव आयोग ने मतदान के लिए बेहतरीन इंतजाम भी किए थे। एक समय अलगाववादियों के गढ़ रहे क्षेत्रों में जनता ने मतदान करके भारतीय संविधान के प्रति अपनी आस्था का जबरदस्त प्रदर्शन किया। जम्मू कश्मीर में जमहूरियत का जश्न। प्रथम चरण में जोर शोर से हुआ मतदान। 24 सीटों पर 90 निर्दलीय सहित 219 उम्मीदवार चुनावी मैदान में। महिला मतदाताओं के लिए तैयार किए गए पिंक पोलिंग स्टेशन। बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं के लिए पोलिंग बूथ पर विशेष प्रबंध। एक समय अलगाववादियों के गढ़ रहे दक्षिण कश्मीर में हुआ जमकर मतदान। जम्मू कश्मीर में आज लोकतंत्र का महापर्व मनाया गया। पहले फेज के लिए जोर शोर से मतदान हुआ। 90 विधानसभा सीटों वाले जम्मू कश्मीर में पहले चरण के लिए आज 24 सीटों के लिए वोट डाले गए। गौरतलब है कि 10 साल बाद यहां विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार हो रहे विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए लोगों ने बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। पहले चरण में जम्मू क्षेत्र में 3 जिलों और कश्मीर घाटी के 4 जिलों में 24 सीटों पर 90 निर्दलीय सहित 219 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने कई विशेष तैयारियां की थी। पिंक बूथ इसी में से एक रही। महिला मतदाताओं के लिए पिंक पोलिंग स्टेशन तैयार किए गए थे और इन पोलिंग बूथों में खास तौर पर महिला अधिकारियों को तैनात किया गया था। हम यहाँ पर एक पिंक पोलिंग बूथ पर हैं और महिलाएं जो हैं मतदाता तो हैं ही पुरुषों के बराबर। इस पहले चरण में मतदान के लिए उत्साह भी उनका किसी से कम नहीं है। लगातार वो आ रही हैं, बुजुर्ग महिलाएं भी आ रही हैं, युवा महिलाएं भी आ रही हैं और फर्स्ट टाइम वोटर्स भी आ रहे हैं। और इस तरह के जो पोलिंग बूथ्स हैं वहाँ पर इनको तमाम तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं, बताया जा रहा है और तमाम सहूलियत इनके अंदर भी हैं और बिल्कुल किसी उत्सव की तरह ही इन्हें सजाया गया है। और इस तरह के जो सेल्फी पॉइंट्स हैं वो भी बनाए गए हैं और मतदान करने आने के बाद जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर अपनी सेल्फी भी ले रही हैं और इस जश्न को, लोकतंत्र के इस जश्न को यादगार बना रही हैं।
पहले चरण में जिन सीटों पर आज वोटिंग हुई उनमें पंपोर, त्राल, पुलवामा, राजपोरा, जैनापोरा, शोपियां, डीएचपोरा, कुलगाम, देवसर, दोरू, कोकेरनाग, अनंतनाग पश्चिम, अनंतनाग, श्री गुफवारा, बिजबेहरा, शांगस, अनंतनाग पूर्व, पहलगाम, इंदरवाल, किश्तवाड़, पैडर, नागसेनी, भद्रवाह, डोडा, डोडा पश्चिम, रामबन और बनिहाल शामिल रहे। मतदान के लिए बड़ी संख्या में युवा, बुजुर्ग, दिव्यांग सभी पोलिंग बूथ पर पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। एक समय अलगाववादियों के गढ़ रहे जम्मू कश्मीर के शोपियां में भी मतदान को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा गया। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, महिलाएं बड़ी तादाद में कतारों में हैं और इन कतारों में उनका आना एक बताता है कि उनकी जो डेमोक्रेसी में जो बिलीव है वो किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। आप मेरे पीछे युवाओं को भी देख सकते हैं। ये युवा तमाम उम्मीदों के साथ कि उन्हें रोज़गार मिलेगा, उनका भविष्य उज्जवल होगा और उनके पसंद की सरकार होगी, इन सब उम्मीदों के साथ यहाँ पर लोग वोट डालने के लिए घरों से शोपियां में निकले हुए हैं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा के पहले चरण के लिए मतदान के लिए सूबे के अलग अलग पोलिंग बूथ के सामने मतदाताओं की लंबी लाइनें पूरे दिन देखने को मिली। जम्मू कश्मीर के लोगों में मतदान के लिए उत्साह भरपूर देखा गया। तरक्की, डेवलपमेंट, बेरोजगारी के खिलाफ हम वोट करने जा रहे हैं। यूथ के लिए एम्प्लॉयमेंट चाहिए। एक ही रास्ता है इसका, वो जमहूरी अमल है। इसके लिए हम यहाँ आए हैं वोट डालने के लिए। जो जम्मू कश्मीर में इसमें थोड़ा राहत आ गई जी, और ये न बेरोजगारी जवान है, ये तो जब नौकरी में लग जाएगी, इसलिए हमने ये वोट डाला। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में काफी संख्या में पहली बार के मतदाताओं ने भी हिस्सा लिया। रामबन जिले के आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में मतदान करने आए ऐसे ही कुछ मतदाताओं ने डीडी न्यूज से अपने अनुभव साझा किए। जम्मू कश्मीर के चुनाव में इस बार 3,70,000 ऐसे मतदाता हैं जो कि पहली बार मतदान का प्रयोग करेंगे। उन मतदाताओं के दिल में कितनी जिज्ञासा है, क्या है उनकी मतदान के प्रति राय। बहुत खुश हुई जब मैंने सुना कि मेरा फर्स्ट वोट है। मुझे बहुत एक्साइटमेंट हुई और मैं रात में सोते वक्त यही सोचूं कब सुबह होगी और मैं वहां जाके देखूं। मुझे लगता है कि डेवलपमेंट होनी चाहिए। जम्मू एंड कश्मीर का सीएम का वो है, डेवलपमेंट बिल्कुल होनी चाहिए। तो ये थे हमारे साथ फर्स्ट टाइम वोटर जिन्होंने कि पहली बार मताधिकार का प्रयोग किया है और उन्होंने मताधिकार का जो प्रयोग किया है वो बेहतर जम्मू कश्मीर के लिए किया है। दिल्ली में रहने वाले कश्मीरी प्रवासियों के मतदान के लिए विशेष मतदान केंद्र बनाए गए। ये बूथ नई दिल्ली के पृथ्वीराज रोड पर कश्मीर रेजिडेंट कमीशन, शालीमार बाग में कश्मीर किसान घर, दिलशाद गार्डन में अर्वाचिन इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल और राजकीय बालिका इंटर कॉलेज पाप रावत में थे। विस्थापित कश्मीरियों ने यहाँ पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। यहाँ पर हमने वोट डाला कश्मीर के लिए, दिल्ली में दिलशाद गार्डन में। बहुत अच्छा लगा और ये सुविधा यहाँ रखी हमारे लिए, माइग्रेंट्स के लिए। ये हम गवर्नमेंट के शुक्रगुजार हैं कि हम यहाँ अपनी जो हमारी असली कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें हमने वोट डाला है। जम्मू कश्मीर में जनता द्वारा मनाए जा रहे जमहूरियत के जश्न को देखते हुए साफ लग रहा है कि लोग लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेने के लिए कितने उत्साहित थे। जम्मू कश्मीर के शोपियां से ऋषि कुमार के साथ रमा त्यागी और धीरज कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो आपने हमारे 3 संवाददाताओं की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखी और इस ग्राउंड रिपोर्ट में बहुत कुछ ऐसे पैगाम छुपे हुए हैं। उन पैगाम को समझने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी जी जुड़ चुके हैं। विजय जी, जो अभी आंकड़े आ रहे हैं उसके मुताबिक तो ये लग रहा है कि 58% तो 5 बजे तक के आंकड़े थे। मुझे लगता है फाइनल आंकड़े आते आते कहीं 65 या उससे ऊपर ना हो जाएं। तो ये जो लोकसभा चुनाव में इस बार रिकॉर्ड मतदान देखने को मिला था 3 दशक से भी ज्यादा समय के बाद, लग ये रहा है कि पहले चरण में शायद उस रिकॉर्ड को भी तोड़ देगा। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे वहां के लोग इस पल का बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि जमहूरियत का इस तरह से जश्न मनाएंगे। हम सब लोगों के लिए भी कि ये इस तरह की जो जमहूरियत में हिस्सेदारी है वो बढ़ी है। और खासतौर से इस स्टेज में यदि आप देखें कि जो दक्षिण कश्मीर का हिस्सा है, जिसको लेकर बहुत सारे लोगों की आशंकाएं बनी रहती थी क्योंकि वो एक अलगाववाद का बड़ा क्षेत्र रहा है, उसमें भी इस तरह की बात हुई है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि आफ्टर
आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद का ये पहला चुनाव है, जिसको लेकर बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके की बातें कर रहे थे। तो चुनाव के नतीजे भले ही कुछ हो, लेकिन जनता की, कश्मीर के लोगों की भागीदारी ये बताती है कि जो लोग आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन पर सवाल उठा रहे थे, उस पर मोहर कश्मीर की जनता ने लगाई है। और इस इलाके में शांतिपूर्ण तरीके से 60% से ज्यादा का मतदान होना, ये सब लोगों के मुंह बंद करने के लिए काफी होना चाहिए, मैं ऐसा समझता हूं। और दुनिया और देश के लोगों को समझना चाहिए कि कश्मीर की जो आवाम है वो किस तरह से जमहूरियत में एक खासी इंटरेस्ट के साथ हिस्सेदारी कर रही है। तो ये राजनीतिक दलों को भी समझना चाहिए। जो बार बार बात हो रही है, अभी इस चुनाव में भी कुछ लोगों ने आर्टिकल 370 को हटाने की बात की है, तो उनको भी ये एक मैसेज है। आपने बहुत अच्छी बात कही कि मुंह बंद होना चाहिए। विजय जी, इसमें मुंह बंद होने में मुझे लगता है कि लिस्ट में जो नाम शामिल हैं वो जो कि दोबारा आर्टिकल 370 को लाने की बात कर रहे हैं, आसपास के पड़ोस के कुछ देश जो इस मुद्दे को हवा देने की कोशिश करते हैं, और पूरी दुनिया में बैठा हुआ वो इकोसिस्टम भी जो जम्मू कश्मीर को लेकर के आर्टिकल 370 को हटाने को लेकर लगातार दुष्प्रचार करता रहता है, उन सभी के मुंह को बंद करने का पैगाम आज के इस मतदान से निकल करके आया जम्मू कश्मीर से। बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं सिंह साहब। दूसरी जगह लेकिन एक चीज पे मुझे हैरानी हो रही है कि मान लीजिए जो रीजनल पार्टीज हैं, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, उनकी मुझे एक मजबूरी समझ में आती है कि वो इस पर बात कर रहे हैं। हालांकि उन्हें समझ आ रहा है कि न तो उनके अधिकार में है ये 370 की वापसी, ना वो कुछ कर सकते हैं इस पर। लेकिन हमारे राष्ट्रीय दल कांग्रेस जैसी पार्टी जो समझते हैं कि उनकी राष्ट्रीय जिम्मेदारी क्या है, और वो समझते हैं कि 370 की वापसी नहीं हो सकती है, उसके बाद भी वो ऐसे दलों के साथ खड़े। हालांकि उन्होंने बहुत साफ तौर पे नहीं कहा कि वो 370 की वापसी की बात कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ खड़ा होना भी एक मैसेज देता है, जो एक बेहतर बात नहीं है, मैं ऐसा कहूंगा, कोई मैं आलोचना नहीं, क्योंकि उनको तय करना है कि वो क्या करना चाहते हैं। लेकिन स्टेटहुड का जो मसला था वो एक मुद्दा, इस चुनाव का मुद्दा रहा है। और सरकार ने तो मुझे लगता है कि जब ये 370 एब्रोगेट किया था, तब भी लोकसभा में कहा था कि भाई हम जम्मू कश्मीर को वापस स्टेटहुड देंगे। अभी जो होम मिनिस्टर साहब हैं, अमित शाह साहब, उन्होंने भी कहा है, तो वो बड़ा इशू नहीं है। और उसको भी कुछ लोगों ने कोशिश की कि बनाया जाए, स्टेटहुड होना ही चाहिए, इसमें कोई वो बात नहीं है कि उससे ज्यादा ताकत मिलती है। लेकिन ये महत्वपूर्ण बात है, 5 साल बाद वहां पर चुने हुए लोगों की सरकार आ रही है। और एक और चीज कह दूं, आप इसको अन्यथा न लें, बहुत सारे लोगों ने राजा साहब का जिक्र किया था। उन राजा साहब की नुमाइंदगी में ये सारा चुनाव बेहतर तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से हुआ है। बिल्कुल, आप इशारा उपराज्यपाल की तरफ कर रहे हैं, अच्छी बात है। आपने राष्ट्रीय दलों का जिक्र किया विजय जी, तो जाहिर सी बात है 2 राष्ट्रीय दल, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। भारतीय जनता पार्टी तो साफ तौर पर दोहरा रही है कि जब तक बीजेपी है तब तक सवाल ही नहीं उठता दुनिया का, कोई भी दुनिया की ताकत आर्टिकल 370 को वापस नहीं ला सकती। लेकिन कांग्रेस के बारे में आपने जिक्र किया कि मौन है, वो सवाल पूछने पर भी मौन है, वो अपने घोषणा पत्र में भी मौन है। लेकिन इससे क्या काम चलेगा क्या? क्योंकि बात तो वो भी कही जाती है कि मौनम स्वीकृतिम लक्षणम। बिल्कुल बात है, मौन जो है स्वीकृति होती है, लेकिन उसके साथ मौन ही नहीं है ना। आप इसको थोड़ा सा डाइल्यूट कर रहे हैं। कांग्रेस केवल मौन नहीं है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और उन लोगों के साथ खड़ी है जो 370 की बात अपने मैनिफेस्टो में कर रहे हैं जी। तो आप किस साइड खड़े हैं, इसलिए आप इसको डाइल्यूट मत कीजिए कि केवल मौन है वो जी। वो उन लोगों के साथ खड़े हैं कि वो जिनके मैनिफेस्टो में, नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में ये 370 की बात की गई है। मैं कह रहा हूं ना कि 2 चीजों को, राज्य का दर्जा देने की बात पर मैं अलग तरीके से देखता हूं कि राज्य का दर्जा मिलना चाहिए जम्मू कश्मीर को, लेकिन 370 और कांग्रेस तो समझती है, और कांग्रेस उस दिन से समझती है जिस दिन से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि भाई ये 370 अस्थायी है और ये घिसते घिसते घिस जाएगी। तो जिस दिन लागू किया गया था उस दिन भी कांग्रेस में नेताओं की राय थी कि ये खत्म करना है। समझ रहे हैं आप? तो आज आप कैसे बदल रहे हैं राजनीतिक जरूरतों के हिसाब से, और उनको तो पता भी है कि संसद में ये जो पास हुआ तो सबने सहमति उस पर जाहिर की है, और इसकी वापसी किसी भी तरह से मुमकिन नहीं है। बल्कि आज खड़ा होना चाहिए था कांग्रेस को। चुनाव नतीजे, मैं कह रहा हूं, कुछ भी आए, चुनाव नतीजे अलग होते हैं, लेकिन कभी राष्ट्र भी महत्वपूर्ण होता है। उसमें कांग्रेस को कहना चाहिए था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस या जो दूसरे दल हैं वो उनका साथ दें या ना दें, लेकिन 370 की वापसी पर उनका स्टैंड क्या है, ये होना चाहिए। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को कुछ सीटों पर नुकसान हो,
बिल्कुल, क्योंकि कुछ क्षेत्रीय लोगों के फायदा होता है, लेकिन वो अपने स्टैंड पर कायम है। तो कभी कभी राजनीतिक हितों से आगे बढ़कर भी सोचना चाहिए। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अपने स्टैंड पर होना चाहिए, चाहे राजनीतिक नुकसान हो तो। अब जरा आते हैं कि ये 24 सीटों की अहमियत, ये जो 24 सीटों पर जहां पर आज मतदान हुआ, ये इनकी कितनी अहमियत हो सकती है, कितना बड़ा रोल हो सकता है जम्मू कश्मीर की अगली सरकार के गठन में, और इस दौर में आप मुकाबला किस तरह का देख पा रहे हैं विजय जी 24 सीटों के लिए? देखिए, यदि पिछले चुनाव नतीजों को देखें तो और अभी देखें तो मुझे अभी तक का जो लग रहा है उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस एक बड़ी पार्टी के तौर पर इन खास तौर से 24 सीटों में से 16 सीटें जो कश्मीर की हैं उसमें है, 8 सीटें जो भारतीय जनता पार्टी के लिए जम्मू कश्मीर में हो सकती हैं, वो मजबूत हो सकती हैं। तो वहां लेकिन इस बार एक और बड़ा बदलाव हुआ है जो मैं कहूँ वो पिछले 5 साल के डेवलपमेंट का बदलाव है। यदि आपको कश्मीर याद हो तो आजादी के बाद से केंद्र सरकार से बहुत पैसा डेवलपमेंट के नाम पर कश्मीर में गया जी, लेकिन वो कुछ परिवारों और श्रीनगर के गुपकार रोड तक ही पहुंचा। ठीक है, पिछले 5 साल में ये बड़ा बदलाव हुआ कि केंद्र ने पैसा तो दिया लेकिन वो डीडीसी तक पहुंच गया, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल तक पहुंच गया और एक नए गांवों तक, जिलों तक वहां पहुंचा। तो उससे एक तो नया नेतृत्व तैयार हुआ है, नई लीडरशिप तैयार हुई है और सीधा पैसा वहां पहुंचा। केवल कश्मीर में यानी श्रीनगर में ही नहीं रहा वो पैसा, अलग अलग जिलों तक पहुंचा और इसी का नतीजा है कि आज आपको इस इलेक्शन में 24 पार्टियां वहां पर दिखाई दे रही हैं। आज जो वोट डाले गए हैं उसमें 219 उम्मीदवार हैं, महिलाएं भी हैं। तो ये बता रहा है कि वो भागीदारी हुई है और कश्मीर में जो लोग शक करते थे कि ये लोकतंत्र की उसमें हिस्सा नहीं लेंगे, जश्न में हिस्सा नहीं लेंगे, वो लोग खुलकर आए हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि नतीजा कुछ भी हो लेकिन ये हिस्सेदारी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। एक चीज पर मुझे चिंता हो रही है, वो सरकार ने, चुनाव आयोग ने देखा होगा कैसे होगा कि जमात इस्लामी के कुछ लोग जो प्रतिबंधित संगठन है उनके, जिन्हें हम पूर्व अलगाववादी, पूर्व आतंकवादी कह रहे हैं, वो भी चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं। अब उनकी क्या हिस्सेदारी होगी, क्या भूमिका होगी, मैं उस पर नहीं जानता, लेकिन फिर भी यदि वो, इसका मतलब वो भारतीय संविधान को तो मान ही रहे हैं। बिल्कुल, जब चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं तो जाहिर सी बात। तो यदि वो उसमें हिस्सा ले रहे हैं तो इसको यूं भी समझना चाहिए कि वो मेन स्ट्रीम में आने के लिए तैयार है। ठीक है, पूरा कश्मीर मेन स्ट्रीम में आ रहा है, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात है। बने रहिएगा हमारे साथ रमा त्यागी हमारी संवाददाता जुड़ रहे हैं ग्राउंड जीरो से। रमा, अभी हम बात कर रहे थे विजय जी से कि जो संकेत हैं उसके मुताबिक तो ऐसा लगता है कि औसत मतदान कहीं 65 वगैरह को भी पार कर सकता है क्या? क्योंकि 5 बजे तक ही 57-58% औसत मतदान की खबर है, कहीं कहीं तो 77%, 78% की भी खबर आ रही है। रमा, बिल्कुल, मतदान से ऊपर जाने की पूरी संभावनाएं हैं। सबसे बड़ी संख्या में लोग घरों से निकल कर आए हैं मतदान को इस पर्व में शिरकत की है। उन इलाकों से भी जो कभी आतंकवाद का गढ़ कहे जाते थे, अपने आप में ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है और अपने आप में ये जो है लोकतंत्र के लिए और लोकतंत्र में विश्वास के लिए बड़ी सकारात्मक इसे खबर माना जा सकता है। आप देखिए कि शोपियां, पुलवामा, पामपोर, तमाम जो पूरे इलाके थे उनमें बड़ी संख्या में महिलाएं बड़ी संख्या में निकल कर आई हैं, युवा बड़ी संख्या में निकल कर आए हैं। कभी यहाँ पर ऐसा होता था कि जो चुनाव कराना जो है वो बहुत बड़ा चैलेंज होता था, लेकिन जिस खूबसूरती के साथ यहाँ पर जो चुनाव है संपन्न कराए गए हैं, चुनाव आयोग के द्वारा भी दूर दराज के इलाकों में भी लोग निकल कर आए, जो दुर्गम इलाके हैं वहां से लोग निकल कर आए, जो कि मरे इलाकों से जो पहले बताए जाते थे वहां से लोग निकल गए थे और सबके जो जबान की बात है कि हम विकास के लिए जो है वो मतदान कर रहे हैं। हम जो यहाँ 60-70 सालों में पहले नहीं हुआ उसके लिए मतदान कर रहे हैं, हम अपनी भावी पीढ़ी के लिए मतदान कर रहे हैं। तो ये अपने आप में ये जो बात है अपने आप में एक बहुत बड़ा विकास के लिए मतदान, विकास के लिए मतदान, ये एक अहम बात है। मैं लौटता हूं आपके पास विजय जी। विजय जी, अभी जो आपने बात कही कि बहुत सारे ऐसे लोग जो कल तक पत्थर फेंकवाते थे, हड़ताल करवाते थे, बंद करवाते थे, इस बार चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन इससे चुनावी समीकरण पर भी कुछ असर पड़ा है और वो असर ये पड़ा है कि बहुत सारे लोगों में हड़कंप मची हुई है कि पता नहीं इस बार क्या होगा, कहीं लोकसभा चुनाव की तरह कुछ बड़ा उलटफेर तो नहीं हो जाएगा। आपको कितना असर दिखाई पड़ रहा है इसका? बहुत बड़ा असर, मुझे लगता है कि बड़ा असर होगा। और जो हड़कंप की बात आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही बात है कि जो परिवारों ने, जिन नेताओं ने अपना 50 साल का, 25 साल का जो वर्चस्व समझ रखा था कि कश्मीर सिर्फ उनकी बपौती है, उनको चैलेंज करने वाला भी ये चुनाव है। इसलिए मैंने कहा कि वहां पर जिलों में, कस्बों से, गांवों से, और ये जो इलाके हो रहे हैं वहां पर गांवों का इलाका बड़ा है,
वैली में भी बड़ा इलाका है, वहां जी। पर लोग निकले, उम्मीदवार निकले। पंपोर में 14 उम्मीदवार हैं जी, समझे। पुलवामा के जख्म खत्म होने के बाद भी वहां पर लोग निकल कर आए हैं। बिल्कुल। तो उसकी बात करिए, कुलगाम की बात कीजिए, जी। किश्तवाड़ की बात कीजिए, तो वहां लगातार आ रहे हैं। और एक चीज को मैं याद दिला दूं, जी। मुझे पता नहीं कि ठीक लगेगी कि नहीं लगेगी, जी। 80s के जो दशक में जो चुनाव हुआ था, इसकी जी। मैं चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन उससे आज के चुनाव को देखिए कि कैसे तस्वीर बदली है। बिल्कुल। उस चुनाव को लेकर कश्मीर एक दूसरे छोर पर पहुंच गया था। मुझे लगता है आज के जो वोटिंग है उससे शायद कश्मीर की रौनक फिर से लौटेगी। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि जनता की ऐसी भागीदारी है, शायद इसी को भांप करके जो चुनाव से दूर रहते थे वो भी चुनाव के मैदान में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। और साथ में रमा, आपका भी ग्राउंड जीरो से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जम्मू कश्मीर में आज बम्पर मतदान हुआ और जाहिर सी बात है कि आज की सबसे बड़ी चुनावी खबर वही है। और बड़ी खबर हरियाणा के चुनाव से भी है, जहां कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए जारी कर दिया है और इसे संकल्प पत्र का नाम दिया है। कांग्रेस ने अपने वादों का पिटारा जनता के सामने खोलते हुए हरियाणा के लिए 7 गारंटी जारी कर दी है। तो वहीं भाजपा ने कहा कि कांग्रेस घोषणा तो करती है लेकिन पूरा नहीं करती है। हरियाणा में कांग्रेस ने जारी किया अपना घोषणा पत्र। कांग्रेस ने 7 वादे पक्के इरादे के नाम से जारी की गारंटी। हर महीने महिलाओं को 2000 रुपए देने का वादा, 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा, हर परिवार को 300 यूनिट फ्री बिजली का वादा, 25 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज देने का वादा। हरियाणा में कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है और इसे संकल्प पत्र का नाम दिया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली स्थित AICC मुख्यालय में हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। 7 वादे पक्के इरादे के नारे के साथ कांग्रेस ने हरियाणा की जनता को 7 बड़ी गारंटी दी है। राज्य में महिलाओं को 2000 रुपए प्रति माह और 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा किया गया है। तो वहीं बुजुर्ग, दिव्यांगों और विधवाओं को 6000 रुपए पेंशन और कर्मचारियों को OPS देने का कांग्रेस ने वादा किया है। वहीं सरकारी विभागों में 2 लाख पक्की भर्तियां और महंगाई से राहत के लिए राज्य की जनता को 300 यूनिट बिजली भी मुफ्त देने की बात कही है। 7 वायदे पक्के इरादे, ये जो वायदे हैं हम इसको पक्का निभाएंगे। महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए देने का हम वायदा कर रहे हैं। 500 रुपए गैस सिलेंडर के लिए हम देंगे। सामाजिक सुरक्षा को बल, जैसा कि बुढ़ापा पेंशन है, विधवा पेंशन है और ओल्ड पेंशन स्कीम, ये इसको हम पूरा अनुष्ठान में लाएंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। हरियाणा में 5 अक्टूबर को वोटिंग के बाद 8 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। कांग्रेस दावा कर रही है कि इस बार हरियाणा में वही सरकार बनाने जा रही है। वहीं भाजपा ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को झूठ का पुलिंदा बताया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि कांग्रेस वादे तो करती है लेकिन पूरा नहीं करती है। कांग्रेस घोषणा करती है, कांग्रेस रेवड़ियां बांटने का काम करती है, परंतु देती कुछ भी नहीं है। ये कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है इस प्रकार का है कि घास तो डाल लो इसके पास पर दूध नहीं देती है, और यही इसका घोषणा पत्र है। ये घोषणाएं करते हैं। हिमाचल की सरकार के अंदर इस प्रकार की बातें आ रही हैं जो इन्होंने कहा था कि हम 1 लाख नौकरी देंगे। नौकरी तो दूर की बात गई, परंतु जो कर्मचारी लगे हुए हैं उनको सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है हिमाचल के पास। ये घोषणा करते हैं परंतु देते कुछ नहीं है। हरियाणा के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा कल रोहतक में बीजेपी का संकल्प पत्र जारी करेंगे। बीजेपी हरियाणा में लगातार तीसरी बार सत्ता में आने के लिए इस बार चुनाव लड़ रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि पार्टी के संकल्प पत्र में हरियाणा के विकास को तेजी से आगे बढ़ाने के साथ साथ कई अहम ऐलान भी किए जा सकते हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज। तो जम्मू कश्मीर और हरियाणा से जुड़ी चुनावी खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे हर रोज। आज के जनादेश में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।